केमिस्ट्री धाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम सैनी और हम पढ़ने वाले हैं आज कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इससे पहले हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर हो चुका है, साथ ही साथ मेटलर्जी हो चुकी है, केमिकल काइनेटिक्स हो चुकी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो चुके हैं। लीजिए आज अपन शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन डी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे और उसके बाद अपन एफ ब्लॉक के तत्वों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू कर रहा हूं मैं यहाँ पर। देखिए आपके सामने जो मैंने एक टेबल बना रखी है, ये पेरियोडिक टेबल का मैंने डायग्राम बनाया है, आउटलाइन डायग्राम। ठीक है, इस पेरियोडिक टेबल में इधर जो अप टू डाउन चल रहा है, ये सारे जो अप टू डाउन है इन्हें कहा जाता है वर्ग या ग्रुप। ठीक है, लेफ्ट टू राइट है, बाएं से दाएं अपन चले तो इन्हें कहा जाता है पीरियड या आवर्त, आवर्त या पीरियड। एक एक चीज बारीकी से देखिए, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं और बेसिक से शुरू करते हुए इस चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ दिख रहे हैं आपको, उन्हें अपन कह रहे हैं वर्ग। वर्ग की संख्या कितनी होगी? इसमें टोटल 18 वर्ग है। अभी काउंट कर लेंगे अपन भाई, 2 तो ये रहे, 10 ये हैं और 6 ये रहे, टोटल कितने हो गए? 18। आवर्त में कह रहा हूं बाएं से दाएं। आवर्त जैसे एक ही हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हो गए। तो आवर्त की संख्या कितनी हो गई है इसमें? 7। क्लियर है बात? हम सीधा डी ब्लॉक पे चले, उससे पहले अपन इस आवर्त सारणी को अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में अपने डी ब्लॉक आराम से समझ में आ जाने वाला है। तो देखें यहां पर इधर जो 2 वर्ग हैं इन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक। इधर जो 2 वर्ग हैं, सॉरी 6 वर्ग हैं, इन्हें बोला जाता है पी ब्लॉक। और बीच में है ये 10, इन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक। बीच वाला पोर्शन जो एस और पी ब्लॉक के मध्य में है उसे कहते हैं अपन डी ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक है वो नीचे पड़ा रहता है। 2 लाइनें आपने देखी होंगी जिसमें 14 तत्व प्रत्येक लाइन में होते हैं। एक लेंथेनॉइड सीरीज होती है और एक एक्टिनॉइड सीरीज होती है। इन्हें एफ ब्लॉक कहते हैं और ये तो अपने को पूरा पढ़ना है, तो वो वाली चीज मैं आपको बाद में बता दूंगा, एफ ब्लॉक वाली। ठीक है, अभी अपन यहां से इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, एस ब्लॉक इन्हें क्यों कहा, इसे डी ब्लॉक में क्यों रखा गया ये तत्व, और जहां ये पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में कौन से तत्व रखेंगे? तो देखिए एस ब्लॉक में कौन से तत्व होंगे? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एस कक्षक में आता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में आता है, एस कक्षक में भरा जाता है। उन्हें किस में रखेंगे? एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कौन आएंगे? जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा? पी कक्षक में। ठीक है, डी में कौन से आएंगे? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? डी। और एफ में कौन आएंगे? जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं? एफ कक्षक में। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में डी कक्षक में भरे जा रहे हैं और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? एफ में भरे जाएंगे, एफ कक्षक में। क्लियर है? यहां तक बात नहीं है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको बढ़ाते हैं अपन आगे। यहां देखिएगा आप, जब अपन बात करें पहला आवर्त में केवल 2 एलिमेंट, एक एस में और एक पी में है। आप बहुत अच्छे से जानते हो ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है। इनकी चर्चा अपन नहीं करेंगे, अपन सीधा डी पे आएंगे। दूसरे आवर्त में 2 इधर है और 6 इधर है। तीसरे आवर्त में 2 इधर, 6 इधर, यहां खाली है तीसरा। चौथे आवर्त से शुरू होता है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक कहां से शुरू होगा? डी ब्लॉक शुरू होता है 4th आवर्त से, 4th आवर्त से। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जो है, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास रखा जाता है n-1। यहां लिख लेता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास n-1
डी 1 से 10 इलेक्ट्रॉन। भाई डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 10 आ सकते हैं। तो 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे डी में। और NS, अब देखो यहां पर कि भाई N-1D कैसे आया है? भाई ND हो सकता था, लेकिन N-1D क्यों आया? तो देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने लिखा N-1D 1 to 10 NS2, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा कि ये कैसे आया है। एक बार आपके क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं होगी। फिर अपन F का भी लिखेंगे तो N-2F 1 to 14 लिखते हैं, 1 से 14 लिखते हैं। ये क्यों होता है? तो पहले अपन देख लेते हैं ये D वाला। देखो यहां पर आपने बहुत अच्छे से ये डायग्राम पढ़ा। परमाणु की संरचना जब आप पढ़ते हो तो परमाणु की संरचना में इस प्रकार का कूब बनाया, बार बार बनाया आपने। परमाणु की संरचना बनानी है तो आप सट से ये बना देते हो। भाई बीच में नाभिक और ये क्या है? कोष है। तो ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बिल्कुल ध्यान से सुने, ये आवर्त सारणी यही है, एक ही बात है। देखना पहला आवर्त है, ये पहला कोष का मतलब पहला आवर्त हो गया। पहले कोष का मतलब पहला आवर्त हो गया, ठीक है। इसका मतलब पहले कोष में कौन से कक्षक होते हैं? S। दूसरे में कौन होंगे? S भी होगा और P भी होगा। तीसरे में कौन होगा? S होगा, P होगा और D होगा। चौथे में कौन होगा? S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा और F भी होगा। क्लियर है? यहां तक कि आपके समझ में आ जाएगा, नहीं दिक्कत कोई। पहला जो कोष है यानी पहला आवर्त हो गया, उसमें कौन से आएंगे भाई? 1s। S कक्षक की तो है, तो पहले में आ गया 1s। दूसरे की जब अपन बात करें तो दूसरे में आ गया यहां पर ये 2s आ गया और ये 2p आ गया। दूसरे में आ गया, दूसरा आवर्त मतलब दूसरा कोष हो गया। तीसरा आवर्त शुरू हुआ तो तीसरे आवर्त में क्या क्या है? 3s 3p और d भी तो आ गया तीसरे में, तो ये हो गया 3d हो गया भाई। चौथा आवर्त जो आया यहां पर, चौथे आवर्त में कौन हो गए भाई? चौथे आवर्त में हो गए हैं 4s 4p 4d 4f। ये है, ऐसे चलता रहेगा। पांचवें में 5s 5p 5d 5f, ये चलेगा। चलो अब यही से अपन समझ जाए। पहला आवर्त में 1s है, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। भाई s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 अधिकतम। p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। और f में कितने आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। अधिकतम यही आ सकते हैं, ठीक है ना? समझ रहे हैं आप? भाई कक्षकों की बात करें, S कक्षक में कितने कक्षक होते हैं? 1। और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 2। P के कक्षक कितने होते हैं? P के कक्षक होते हैं 3। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? भाई एक में 2 तो 3 में कितने आ गए? 6। D में कितने हो गए? 5 कक्षक होते हैं D के, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10। और F के कितने होते हैं? 7, तो 7 में इलेक्ट्रॉन आ गए 14। क्लियर? चलो अब इसको देख लेते हैं। पहला है S, 1s है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर पर गया, ठीक है। अब देखो यहां हीलियम पड़ा जरूर इधर है, लेकिन हीलियम में p कक्षक मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले में तो s कक्षक की है। तो हाइड्रोजन की जब अपन बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, हीलियम की जब बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, p नहीं है, ठीक है ना। अपवाद स्वरूप हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की स्थिति ही विवादित है, लेकिन अपन इसकी चर्चा ना करते हुए अपन सीधा डी पे आ गए। तो पहला हो गया S। दूसरा P की अपन बात करें, सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड में 2s और 2p है, तो 2s यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, S कक्षक भर गया। P यहां पर गया, तो P में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 P भी बच गया, दूसरे का कुछ नहीं बचा। अब तीसरे में तो तीसरा ये 3s 3p 3d है तीसरे आवर्त में, तो 3s तो भर गया यहां पर, ये लो भर गया, 3p भर गया इधर 6 में। अब 3d भरा क्या? नहीं, यहां से 3d क्या रह गया? खाली रह गया। क्लियर बात? अब चलते हैं अपन आगे, 4s में आ गया, चौथे आवर्त में आ गया। तो चौथे आवर्त में भाई 4s तो यहां भर गया, 4p कहां भरेगा? यहां भर जाएगा। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 4d 4f और एक पीछे से आ रहा है 3d। तो नाभिक के अधिक निकट कौन? किसकी ऊर्जा सबसे कम? 3d की कम। तो आवर्त भले ही चौथा है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? तीसरे में भरे जाएंगे। इसका मतलब आवर्त को मैं n मान लूं, आवर्त को मैं n मान लूं तो n-1 हो गया ना, आवर्त चौथा, और चौथे से एक कम तीसरा हो गया तो 3d। क्लियर होगी बात? 3d में भर जाएगा, यानी यहां पर जो चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त में इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे? 3d में भरेंगे। क्लियर है बात? तो इसलिए चौथे आवर्त की जो सीरीज है इसे 3d सीरीज भी कहा जाता है। ये वाली जो सीरीज है इसे 3d श्रेणी कहा जाता है, जिसको मैं आगे विस्तार से अपन पढ़ेंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूं n-1d की कहानी, ये कहानी बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब आ गया पांचवें आवर्त में। पांचवें आवर्त में ऐसा क्या क्या है भाई? आपके पास 5s है, 5p है, 5d है और 5f है। यही बात रही। अब भाई 5s पांचवा है, 5s यहां भर गया, 5p इधर भर गया ना 5p। अब आपके पास क्या क्या बचा है? 5d, 5f, 4d, 4f। बोलो सबसे कम ऊर्जा का कौन सा? 4d। तो यहां आवर्त भले ही पांचवा है लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? 4d में, मतलब वापस n-1d हो गया। तो इस सीरीज को अपन क्या कहते हैं? आवर्त पांचवा है लेकिन सीरीज किस नाम से जानी जाती है? 4d श्रेणी के नाम से। ये वाली जो श्रेणी है ये जानी जाती है 4d श्रेणी के नाम से। चलिए आगे आ गए अपन छठे में। छठे में आ गए तो 6s, 6p, 6d, 6f। ये 4d भर गया, 6s, 6p, 6d और 6f बच गए। 6s भर गया इधर, 6p भर गया इधर। 6 में क्या क्या बचा है आपके पास में? देखिए पीछे से बचा 4f, 5d, 5f, 6d, 6f, ये आपके बचे हुए। तो यहां पर सबसे पहले तो 4f की कहानी देखो। तो 57 के बाद में यहां से आप चेक करोगे तो अगला नंबर है यहां 72 आता है। इसका मतलब बीच के जो 14 तत्व हैं वो कहां चले गए? 4f श्रेणी में चले गए। समझ रहे बात को? तो यहां से जो 57 के बाद में 58वां जो तत्व आता है भाई, यहां लेंथेनम है, सीधी बात, La लेंथेनम है। लेंथेनम के आगे के जो तत्व हैं वो क्या कहलाती है? लेंथेनाइट श्रेणी, और उसको अपन 4f सीरीज भी कहते हैं, 4f श्रेणी। तो इस f की कहानी 57 से 71 तक यहां खत्म हो गई। 72 से फिर वापस d शुरू हो गया अपना। 72 से अब d शुरू हो गया तो d कौन से में भरेगा? तो d आपके पास दो है, 5d और 6d। कौन से की ऊर्जा कम? बिल्कुल 5d की कम। तो यहां पर आवर्त छठा और भरेगा कौन से में? 5d। तो इसको कहेंगे अपन 5d श्रेणी। क्लियर हो रही है बात? यहां पर देखिएगा 6 छठे आवर्त में जो लेंथेनाइट शुरू होती है वो कौन से में भर रही है? 4f में। इसका मतलब n-2 हो गया ना भाई। आवर्त छठा, इसमें 2 कम हो गए तो कौन सा हो गया? 4f हुआ कि नहीं हुआ? यही तो बात रही ना। तो आवर्त छठा रहेगा, इसका मतलब लेंथेनाइट जो श्रेणी अपन पढ़ेंगे या एक्टिनाइट जो श्रेणी पढ़ेंगे उनमें क्या फॉर्मूला चलेगा? n-2f का चलेगा, जिसको मैं बताऊंगा आपको जब मैं एफ ब्लॉक शुरू करूंगा तब। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि n-1d क्यों आया। ठीक है, मतलब एक कम क्यों हुआ भाई? आवर्त चौथा है लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाए? 3d में भरे जाए। आवर्त पांचवा है, इलेक्ट्रॉन किस में? 4d में। आवर्त छठा, इलेक्ट्रॉन किस में? 5d में। क्लियर है बात? चलो, इन्हीं के नाम से इस श्रेणी को जाना जाता है कि भाई 3d श्रेणी, 4d श्रेणी, 5d श्रेणी। ठीक है, ये हो गई डी ब्लॉक की श्रेणियां। अब बढ़ाता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं, इसको मिटा देता हूं और इसको बढ़ाते हैं अपन आगे, और केवल अब अपन बात करेंगे डी ब्लॉक की। ठीक है, लीजिए अब शुरू करना है अपन डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में देखिएगा श्रेणी की बात करें अपन तो आवर्त कौन सा भाई? आवर्त चौथा, फोर्थ, और इसमें श्रेणी कौन सी रहेगी? 3d श्रेणी यही रहेगी ना। तो 3d श्रेणी की अपन बात करें तो ये रहती है साहब यहां पर, ये स्कैंडियम, यहीं लिख देता हूं, साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। ये देखिए, याद करने का तरीका मैंने साथ साथ बोला है और मैं आपको लिख पाऊंगा अभी भी। ठीक है, पहले अपन इसको देख लेते हैं। चौथे आवर्त में श्रेणी क्या रही? 4 आवर्त जो पीरियड है वो चौथा है और श्रेणी है वो 3d के नाम से जानी जाती है। क्यों जानी जाती है?
क्योंकि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 to 10 ns2। ये ns2 क्यों आया? क्योंकि आपने देखा है जो डी ब्लॉक है वो s और p के बीच में पड़ा हुआ है। इसका मतलब पहले किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन? s में भर गए, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। s के बाद में कौन आ रहा है? d आ रहा है, ठीक है। और बाद में p आता है। अपनी आवर्त सारणी देखो, s है इधर, फिर बीच में d और बाद में कौन आ रहा है? p आ रहा है। तो पहले s के भर गए हैं, इसलिए ns2 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने इसमें रखे हैं और ये 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन d में आ सकते हैं। तो यहां पर n-1 d 1 to 10 ns2 ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किनका? डी ब्लॉक के तत्वों का, चाहे श्रेणी कोई भी। ये 3D श्रेणी होगी। हमें यही पढ़नी है कक्षा 12 में, केवल 3D सीरीज ही पढ़नी है, ठीक है। इस 3D सीरीज को देखेगा यार, पहले आप इसको याद करना सीख लेते हैं। ये साइंस, SC का मतलब क्या हो गया? साइंस, TI का तेरी, V का वाह, CR का करे, MN का मानव। साइंस तेरी, वाह करे मानव, बिल्कुल करनी पड़ेगी मानव। FE का फिर, CO का कोई, NI का निकाले, CU का कॉपर और ZN का जिंक। बोलो याद हुई कि नहीं हुई? साइंस तेरी, वाह करे मानव, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। इजीली याद हो गया ना? नहीं है कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब क्या है, मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको सिखाता हूं डायरेक्ट, कि कितना इजीली आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाओगे। 3D श्रेणी के बाद में अपन 4D भी लिखेंगे, 5D भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि अपनी 3D चल रही है तो पहले इसको निपटा लेते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका, जो शॉर्ट तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं। हमें पता है कि ये जो है ये 21 नंबर पर है, ठीक है ना। 21 पर मैं यहां पर 21, 22, 23 कुछ नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 1 to 10 अपने को काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो संख्या लिखी है मैंने, ये है डी इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या करना है। आवर्त कौन सा भाई? चौथा। श्रेणी कौन सी है? 3D। चौथे आवर्त में इसका मतलब n की जगह तो आएगा 4, यहां भी n की जगह 4, 4 में से गया 3 बचा, तो यहां चलेगा क्या? 3D 4s2। 4s में तो 2 रहेंगे। 3D की बात करें तो स्कैंडियम का आपको लिखना है, मान लो तो स्कैंडियम के ऊपर मैंने कितना लिखा है? 1 लिख दिया। भाई डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। 3D1 4s2। फिर देखिए टाइटेनियम। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अब देखो यहां पर ये तो 3 इलेक्ट्रॉन का हिसाब हुआ ना। अब आप देख लो कि स्कैंडियम से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? स्कैंडियम से पहले अक्रिय गैस 18 नंबर पर ऑर्गन आती है। तो ऑर्गन आपने भाई 18 तक का तो हिसाब हो गया, यहां पर गणित बैठ गई अपनी। 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन तक बढ़ गए। अब एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं किस प्रकार से आपको मेंशन करना है। 18 तक तो ये ऑर्गन में आ गए, 19वां ये रहा, 20 और 21 हो गया भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। इसका तात्पर्य ये रहा कि अब अपन 18 तक का तो हिसाब ऑर्गन से रखेंगे। भाई अक्रिय गैसों को विन्यास है वो पहले लिख देते हैं अपन, तो उसका सिंबल लगा देते हैं, सीधी सीधी बात। वरना तो अपने को क्या लिखना पड़ता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे लिखते हैं ना अपन। इसकी वजह सीधा तरीका ये है कि यदि उससे पहले कोई अक्रिय गैस आ गई है तो पहले उस अक्रिय गैस को लिख दो। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की बात करें तो लिथियम में भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। 3 है तो आप क्या लिखते हो भाई? 1s2 2s1 यही तो लिखते हो ना, ऐसा ही लिखोगे ना। लेकिन हमें पता है 1s2 कौन है? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो 1s2 की जगह क्या लगा दो? हीलियम बना दो और 2s1 लिख दो, हो गया सब। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। क्लियर है बात? समझ गए ना इस उदाहरण से? तो यहां 21 नंबर पे ये था,
21 पे ये था, तो अपन जैसे ही काउंट करते आएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इस प्रकार से आएंगे तो ऑर्गन कितने पे आ जाएगा, 18 पे आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ऊपर के दो, पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8, कितने हो गए, 8 8 16 2 18 पे आ गया ऑर्गन। क्लियर है ना बात। चलो अब टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3d2 4s2। फिर वेनेडियम, वेनेडियम में यहां नाम भी लिख देता हूं मैं, स्कैंडियम, इसकी जगह लिख देता हूं नाम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, ऑर्गन 3d3 4s2। वेनेडियम के बाद में कौन आ गया, क्रोमियम। अब देखो आप, विशेष सतर्कता वाली बात आ गई यहां पर, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, ऑर्गन 3d में भाई कितने आएंगे, कितना लिखा है मैंने, 4, और 4s में कितना, 2। लेकिन ये ना होकर के इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या, 3d4 की जगह हो जाता है 3d5 4s1, 3d5 4s1। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, आगे जब आप चलोगे तो कॉपर में भी ऐसा देखने को मिलेगा। यानी क्रोमियम और कॉपर, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को विशेष ध्यान से देखें, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्रोमियम में ऐसा क्या हो गया कि भाई 20 में 4 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 5 हो गए। तो ऐसा इसलिए हुआ कि भाई डी कक्षक में कुल कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं। अर्धपूरित यानी आधा आधा यदि इसको भर दिया जाए या कंप्लीट भर दिया जाए, पूरित कक्षक बना दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्धपूरित और पूरित कक्षकों का स्थायित्व हमेशा अधिक होता है। किनकी तुलना में, उनकी तुलना में जिनमें अर्धपूरित या पूरित कक्षक नहीं है। भाई इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ना तो अर्धपूरित है ना पूरित है, इसमें 2 इसमें 3 है, ये 4 थे। अब भाई 4 इलेक्ट्रॉन आए और यहां क्या रखा है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, 4 है मतलब अर्धपूर्ण के करीब है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एस से किस में आ जाता है, डी में आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 3d और 4s के बीच में ऊर्जा अंतर कम है। अभी मैं नोट डाउन कराऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो यहां हुआ क्या, 3d और 4s में ऊर्जा अंतर कम होने की वजह से यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन s से किसके अंदर गिर गया, d में गिर गया, जिससे d कक्षकों का स्थायित्व अधिक हो गया। फलस्वरूप इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, 3d5 4s1 रहेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अपन Mn, मैंगनीज देखते हैं। मैंगनीज, मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा भाई, Ar। अब इसमें तो 3d5 ऑलरेडी है, 4s स्टेबल है, अर्धपूरित है। Mn के बाद में क्या हो गया, आयरन। आयरन का क्या रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्गन हो गया, 3d6 हो गया, 4s2 हो गया। आयरन के बाद में हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑर्गन 3d7 4s2। कोबाल्ट के बाद में निकल, निकल और निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही ऑर्गन 3d8 4s2 हो गया। ऑर्गन के बाद में अब बचा अपना कॉपर, तो कॉपर का मैं लिखता हूं यहां पर, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ये हो गया कॉपर, तांबा जिसको अपन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, 3d9 4s2 होना चाहिए था, लेकिन आप देखिए 9, 1 इलेक्ट्रॉन आते ही 10 हो जाएंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से किस में गिर गया, डी कक्षक, और s में रह गया 1। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है 3d10 4s1। उसके बाद में जिंक, जिंक का क्या रहेगा भाई, 3d10 4s। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने सबके लिख दिए। आई होप कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत वाली कोई बात नहीं है।
अब देखिए यहां मुझे एक चीज समझानी है, इसलिए मैंने सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां लिखे हैं। वो समझानी है मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। देखिए लगभग सभी डी धातुएं हैं, डी कक्षक जो डी कक्षक में मौजूद है वो सारे के सारी धातुएं हैं। पहली चीज तो नंबर 1, तमाम जो भी तत्व हैं डी ब्लॉक के वो सभी धातु हैं। इन धातुओं में डी ब्लॉक के जो धातु हैं इनमें से अधिकांश धातुएं संक्रमण धातुएं हैं। अब देखो ये संक्रमण धातुएं होती क्या है, तो पहले चीज देखते हैं भाई संक्रमण धातुएं वे धातुएं वे तत्व लिख देता हूं। संक्रमण तत्व एक ही बात है, संक्रमण तत्व वे तत्व जिनकी परमाणु अथवा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। अथवा आंशिक भरे होते हैं या आंशिक भरे होते हैं। इसका मतलब पूर्ण भरे हुए नहीं होने चाहिए, आंशिक भरे होते हैं। चलिए इस बात को समझिएगा। संक्रमण तत्व क्या कहलाते हैं? मैं कह रहा हूं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, लेकिन सभी को नहीं कहते, कुछ अलग रहेंगे, उनको मैं अभी आपको छांट करके बता दूंगा। पहले संक्रमण तत्व की पहचान क्या होती है वो देखिए आप। संक्रमण तत्व किन्हें कहेंगे? वे तत्व जिनकी परमाणु अथवा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में, यानी परमाणु हो या उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब वह इलेक्ट्रॉन त्याग दे। भाई धातु की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो सामान्यतः त्याग सकता है, वो अवस्था की बात करें या सामान्य परमाणु की बात करें, उसमें डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, यानी डी कक्षक पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अथवा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। बात वही है, मैंने यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखा, मतलब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ये लिखा अपन ने, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक क्या होने चाहिए? अपूर्ण होने चाहिए या आंशिक भरे होने चाहिए। आंशिक का मतलब वो पूरी तरह से भरे हुए नहीं। क्लियर है बात? अब देखो डी में पूर्ण भरा रहेगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे भाई? 10 रहेंगे। तो 3d10 नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? तत्व की परमाणु की अवस्था में भी नहीं होना चाहिए और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में भी, जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था उसमें भी 3d10 विन्यास नहीं होना चाहिए। तो ये संक्रमण धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। 3d1 है, इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 तो होता नहीं, 10। अब बोलो डी कक्षक ये भर गया और ये भी 3d10 है, तो कॉपर और जिंक दोनों संक्रमण धातुएं होनी चाहिए। लेकिन मैंने क्या शर्त बताई है? मैंने शर्त ये बताई कि सामान्य परमाणु की अवस्था, भाई तत्व की अवस्था तो भाई ठीक है, कॉपर में सामान्य अवस्था में तो 3d10 है, इस हिसाब से तो ये संक्रमण धातु नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने एक शब्द और लिखा है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है भाई? कॉपर की ऑक्सीकरण अवस्था Cu2+ अवस्था में देखिए, कॉपर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d10 4s और Cu2+ ऑक्सीकरण अवस्था में कितना रहेगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला है, एक यहां से, कितना हो गया? डी में 3d9 हो गया। तो क्या यह संक्रमण धातु है? यस, कॉपर संक्रमण धातु है। कारण क्या रहेगा? कारण यह रहेगा कि कॉपर सामान्य तत्व या परमाणु की अवस्था में डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, परंतु सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में उसमें Cu2+
हो जाने की वजह से इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और डी में कितने इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं? 3d9, 9 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। फलस्वरूप ये संक्रमण धातु है। फिर बात करो जिंक, तो जिंक में कितना भाई? 3d10 4s2 है, यही है ना। तो जिंक में डी भरा हुआ है और Zn2+ अवस्था की बात करें तो भी क्या रहेगा? 3d10 रहेगा, s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जिंक क्या है? जिंक संक्रमण धातु नहीं है। ध्यान से सुने, विशेष ध्यान से, जिंक संक्रमण धातु नहीं है। तो अभी अपन ने देखा कि भाई जिंक है वो संक्रमण धातु नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण क्या बताया अपन ने? संक्रमण धातु क्या होती है? जिनमें डी कक्षक सामान्य अवस्था की बात करें या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, धातु की सामान्य अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में धातु के डी कक्षक पूर्ण भरे हुए ना हो तो वो संक्रमण धातुएं होती हैं, यानी आंशिक भरे हो, पूर्ण भरे हुए नहीं होने चाहिए। तो यहां ऐसी स्थिति में जिंक क्या था? जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिख दिया था 3d10 4s2। तो यहां डी भरा हुआ है, लेकिन Zn2+ में भी और Zn में भी सामान्य अवस्था में, और Zn2+ इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, दोनों में ही डी में 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पूर्ण भर गए। फलस्वरूप ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो देखते हैं अपन कौन कौन से और संक्रमण तत्व नहीं है, और साथ ही साथ आवर्त 5 में श्रेणी 4d देखते हैं। तो इसके लिए देखिए, इसको मिटा करके और आगे लिखता हूं मैं आवर्त 5। अपने को पढ़ना आवर्त 4 ही है, 3d श्रेणी पढ़नी है। आवर्त 5 श्रेणी का नाम क्या रहेगा? 4d श्रेणी, ठीक है। ये जिंदगी नहीं मौज की, टीकू रूबी, रोड पर AGC, ये हो गई है अपनी कौन सी? 4d सीरीज। अभी याद रखने का तरीका ही बताऊं। आवर्त नंबर है 6 और श्रेणी क्या कहलाएगी? 5d श्रेणी, यही है ना। अभी लिखेंगे अपन इसके बारे में, प्रत्येक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अभी संक्रमण तत्वों को भी अपन साथ लेके चल रहे हैं, सीरीज भी साथ लेके चल रहे हैं। ला, हाफ, टेबलेट, वो, रेड, औषधि, इधर पटक, AU, XT। लीजिए, अब अपनी सारी सीरीज तैयार है अपने पास में। ये 3D, ये 4D, ये 5D, ठीक है। 6D अपूर्ण है, अपन उसके बारे में केवल एक्टिनोइड पढ़ेंगे, है ना, जो 6D श्रेणी रहेगी। ये इसके आगे के तत्वों को अपने ध्यान नहीं रखना। एक्टिनोइड को जरूर अपन पढ़ेंगे पूरा, तो लेंथेनाइड और एक्टिनोइड तो पूरा पढ़ने ही वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको याद करवाता हूं आपको। आवर्त 5 में 4D श्रेणी, ये Zn का जिंदगी, ये जिंदगी, Nb का नहीं, MO का मौज की, मौज मस्ती की नहीं है, मेहनत की है। ये जिंदगी नहीं, मौज की। TC का हो गया टीकू, RU का रूबी, टीकू रूबी कहां निकल गए? रोड पर, रोड पर। और इन्हें याद रखना AGCD, ऐसा क्या ऐसा AGCD रह गया। फिर इस पे आइए, ला, ला हाफ टेबलेट, आधा, ला हाफ टेबलेट, ला हाफ टेबलेट, W का वो, RE का रेड, OS का औषधि, IR का इधर, PT का पटक और AU XG एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। अब बोलो क्या दिक्कत रहेगी आप में को? साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कोई निकाले ऊपर जिंक। 3D श्रेणी कंप्लीट, 5D 4D श्रेणी देखिए, ये जिंदगी नहीं मौज की, एमओ मोलिब्डेनम को मौज की बोला है, टीकू रूबी रोड पर AGCD।
फिर ला, हाफ, टेबलेट, वो, रेड, औषधि, इधर पटक, AUHT, ये दो चीज। अब इन सब में आप चेक करते आओगे तो सब में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि ये जो लास्ट वाले एलिमेंट है, जिंक है, कैडमियम है और Hg है, मरकरी है। प्रश्न पूछा जाता है जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण धातुएं क्यों नहीं कहा जाता? ठीक है, तो इसके लिए उत्तर क्या रहेगा भाई? आंसर इसका रहना है कुछ यूं, देखिए यहां लिख रहा हूं, जिंक, कैडमियम और मरकरी संक्रमण धातुएं नहीं है, संक्रमण धातुएं नहीं है या संक्रमण तत्व नहीं है। क्यों? तो उत्तर क्या रहना है इसका? भाई संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी सामान्य अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं। यहां जब अपन इनकी बात करते हैं तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा भाई? जिंक का लिख देता हूं मैं यहां पर, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 3d10 4s2। कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 4d10 5s2 और मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 5d10 6s2। ये रहेगा, इन सभी में डी पूरा भरा हुआ है। क्लियर है बात? फिर बात करें अपन इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की, Zn2+, Cd2+ और Hd2+, दोनों में ही देखो, तीनों में देखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन S से, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन S से, यहां भी S से, तो 3d10, यहां 4d10 और 5d10, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी में पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों तत्व में सामान्य अवस्था की बात करें या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, इनमें डी कक्षक पूर्ण भरे होते हैं और पूर्ण भरे होने के कारण ये तत्व, ये धातुएं संक्रमण धातुएं नहीं कहलाती। ठीक है, तो आंसर लिख लेंगे आप इसका, हो जाएगा ना। तो संक्रमण धातुएं किन्हें कहा भाई? संक्रमण तत्व वे तत्व जिनमें सामान्य अवस्था या सामान्य परमाणु अवस्था अथवा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, दोनों ही स्थितियों में डी कक्षक अपूर्ण होना चाहिए, पूरी तरह से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वे तत्व कहलाती हैं संक्रमण तत्व। जैसा कि अपन देख रहे हैं कि भाई यहां पर Zn, Cd और Hg ये संक्रमण धातुएं नहीं है। इसका मतलब एक, जब अपन इसकी बात करें 3D में, तो 3D में संक्रमण धातुएं कहां से कहां तक है? या मैं 3D को बोलूं संक्रमण श्रेणी, तो संक्रमण श्रेणी कहां से कहां तक है? स्कैंडियम से कॉपर तक, क्योंकि ये तो संक्रमण धातु ही नहीं है। तो संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से कॉपर तक, ये इट्रियम से सिल्वर तक, ये लेंथनम से ओरम तक या सोने तक, यहां तक संक्रमण श्रेणी है। बाकी के लास्ट के जो तीनों तत्व हैं वो संक्रमण श्रेणी में नहीं है। क्लियर है बात में? यहां तक नहीं है कोई समस्या? लीजिए अब देख लेते हैं अपन कि भाई 3D सीरीज है वो कितने नंबर से शुरू है? तो 21 से। मैंने कहा था ऑर्गन कितने पे आता है? 18 पे। ऑर्गन के बाद में 2 S के, तो 20। 21 से ये शुरू होगी, 21 से कहां तक रहेगी भाई? 10 है ना, तो 21 से रहेगी 30 तक। ठीक है, ये 3D श्रेणी रहेगी। इट्रियम जो है वो आता 39 पे, 39 से आ गया ये 48 तक। कैडमियम आएगा 48 पर, तो 39 से 48 तक रहेगी। और फिर आ गई 5D श्रेणी, तो 5D श्रेणी लेंथनम 57 पे आता है, 57 से फिर 70, 58 से यहां नीचे लिख देता हूं, 58 से 71 तक टोटल एलिमेंट हो गए 14। यहां रहती है लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी 14 तक, 58 से 71 तक। फिर 72 से वापस शुरू हो गई है, और 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 80 होता है मरक्यूरी। पारा हो गया 80 नंबर के ऊपर। तो 80 के बाद में 6 पी के हो गए 86, 2 एस के हो गए 88 और 89 से आ गया 89। ठीक है, 89 से फिर 103 चलेगा, 89, 90, 103
89 तो ये हो गया, 90 से 103, 90 से 103 चलेगी एक्टिनोइड श्रेणी, एक्टिनोइड श्रेणी। कुल तत्व कितने हो गए इसमें भी 14, 90 से 103 यहां, और फिर आगे आ जाएगा 104। क्लियर होगी बात भाई यहां पर। 6D को तो अपने को मतलब ही नहीं है, केवल एक्टिनोइड अपने को सीरीज पढ़नी है। 5D में केवल लेंथेनॉइड सीरीज अपने को पढ़नी है, जो अलग निकल रही है यहां से, यानी 57 से 72 बीच की जो 14 तत्व हैं वो उनको पढ़ना है। 89 से 104 जो आ रहा है उसके बीच के जो 14 एलिमेंट रहेंगे उनको अपने को पढ़ना है। तो लेंथेनम से शुरू होने वाली आगे सीरीज लेंथेनॉइड, एक्टिनम से आगे शुरू होने वाली सीरीज एक्टिनोइड श्रेणी के नाम से जानी जाती है, जो पेरियोडिक टेबल में सबसे नीचे दो आवर्त बना करके अलग से रखी गई है। वो वस्तु स्थिति में कहां मौजूद है, 57 और 72 के बीच में लेंथेनम है, और 89 और 104 के बीच में एक्टिनोइड सीरीज है। चलिए ये तो रही अपनी भाई, मैंने बता दिया आपको कि भाई नंबरिंग यहां से यहां तक के एलिमेंट। आपका मुख्य फोकस, मुख्य टारगेट क्या रहना चाहिए, 3D श्रेणी, केवल ये पढ़ने वाला है। लेकिन इनकी चर्चा अपन करते चलेंगे, लेकिन विशेष तौर पर अपने कक्षा 12 में जो सिलेबस है उस सिलेबस में अपने 3D श्रेणी को विशेष तौर से अपने को पढ़ना है, और उसके बाद में F ब्लॉक को अपने को पढ़ना है। ठीक है, चलो अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इनके तो नाम मैंने बता दिए थे आपको, अब इनके नाम और देख लेते हैं। तो Y से क्या बन गया भाई, इट्रियम, यहां लिख देता हूं मैं इट्रियम। ZR से क्या बन गया, मैं अलग से ही बना देता हूं इनको ताकि आप आराम से नोट कर पाओ इनके नाम। ठीक है, तो ये देखिए, ये 4D सीरीज मैंने इधर उतारी है, ये 5D सीरीज उधर उतारी है। लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आराम से लिख लोगे। ला, हाफ, टेबलेट, वो, रेड, औषधि, इधर पटक, AUHG, ये जिंदगी नहीं मौज की, टिक्कू, रूबी, रोड पर, AGCD लिख लोगे ना। चलो इनके नाम लिखता हूं मैं, इट्रियम। Y से क्या बना है, इट्रियम। ZR से जर्कोनियम, जर्कोनियम, नियोबियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटियम, कुछ बुक में आपको टेक्नीशियम भी मिलता है, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, जिसको अपन चांदी कहते हैं, और कैडमियम। ये तो हो गई अपनी 4D सीरीज। 5D सीरीज देखते हैं अपन, लेंथेनम, होप्मियम, TA, टेंटेलम, होफनियम, टेंटेलम, W, टंगस्टन, टंगस्टन, रीनियम, RE, ऑस्मियम, ऑस्मियम, इरिडियम, IR, PT, प्लेटिनम, AU, ऑरल या सोना, गोल्ड जिसको अपन कह रहे हैं, और वैसे नाम इसका ऑरल AU संकेत से बना ना, HD, मर्क्यूरी। ये ओरम से बना है सोना। ये लीजिए आप, ये 4D सीरीज होगी, ये 5D सीरीज होगी, 3D सीरीज मैंने आपको पहले नोट डाउन करवा दी है। तो आई होप कि आपको यहां तक का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां तक की जो चीजें निकल करके आई वो चीजें फटाफट रिवाइज करवा देता हूं आपको। एक तो सीरीज, D ब्लॉक में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। फिर अपन ने बात करी संक्रमण तत्वों की। संक्रमण तत्व कौन होंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जिनके D कक्षक
अपूर्ण रहेंगे, पूरी तरह से भरे हुए नहीं होने चाहिए, ना तो सामान्य अवस्था में ना ही उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में। तो उनके लिए लास्ट के जो एलिमेंट है, मर्क्यूरी है, कैडमियम है और जिंक है, वो संक्रमण तत्व नहीं है। एक चीज अपन बात कर रहे थे भाई, कॉपर और क्रोमियम, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। भाई कॉपर और क्रोमियम, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए था 3d9 4s2, और कॉपर का क्रोमियम का होना चाहिए था 3d4 4s2, ये होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल क्या होता है इसका 3d10 4s1 और इसका होता है 3d5 4s1। इसके पीछे कारण क्या है? तो कारण है इसके पीछे दो। पहला, अर्धपूरित व पूरित कक्षकों का स्थायित्व है। पूरित कक्षकों का स्थायित्व है अन्य कक्षकों से अधिक होता है, अन्य कक्षकों से अधिक होता है। पहला कारण तो ये रह गया। चूंकि क्रोमियम में ये अर्धपूर्ण के निकट था तो एक इलेक्ट्रॉन S से किस में गिर गया D में, तो 3d5 हो गया। ये पूरित कक्षक के निकट है तो एक इलेक्ट्रॉन S से D में गिर गया और ये 3d10 हो गया। तो ये तो हो गया अधिक स्थायित्व होने के कारण। भाई विनिमय ऊर्जा का मान अधिक होता है, 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। अर्धपूरित व पूरित कक्षक क्यों अन्य की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए यहां पर, भाई S से एक इलेक्ट्रॉन D में गिरता है, इसका मतलब D और S के बीच में ऊर्जा अंतर कम होना चाहिए, तभी गिर पाएगा। जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे ना भाई, 4D है 5D सीरीज की तरफ चलेंगे तो ये इस चीज में है ना फिर व्यवधान उत्पन्न होता जाएगा। क्यों? क्योंकि D और S के बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। यहां ऊर्जा अंतर D और S के बीच में कम होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन S से D में आ जाता है। तो कारण क्या रहा, 3D व 4s के मध्य ऊर्जा अंतर कम होने के कारण S कक्षक से इलेक्ट्रॉन D में आ जाता है। ये दूसरा कारण रहा, एनर्जी डिफरेंस का कम होना। तो ये रही आज के अपने फर्स्ट लेक्चर की जो डी और एफ ब्लॉक का लेक्चर, जो डी और एफ ब्लॉक का चैप्टर आज अपन ने शुरू किया है, उस चैप्टर की पहली क्लास, जिसमें बेसिक के साथ साथ में मैंने आपको बताया है कि क्यों इन्हें संक्रमण तत्व किनको कहते हैं, किसको नहीं कहते, और किस स्थिति में यहाँ n-1 डी का सिस्टम चलता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।